नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सेल्स मैनेजर रिलेशनशिप मैनेजर्स की सीरीज में आज एक नई वीडियो ऐड कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि क्रेडिट टीम ने बैंकिंग के साथ रिलेटेड आपके प्रपोजल में क्वेरीज लगाई हैं, तो क्या पॉसिबल सोल्यूशन आप दे सकते हो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें भाई, कमेंट करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में, और जितना हो सके मतलब वीडियोस के साथ एंगेज करें ताकि मेरे चैनल की रीच और बढ़ सके। काफी लोग चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मेंबरशिप बहुत जरूरी है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि मेंबरशिप जरूर लें। 199 का प्लान है और 100 के अराउंड वीडियोस उसमें मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो बहुत बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए, तो उसको जरूर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बात कर रहे हैं बैंकिंग क्वेरीज की, कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट को क्वेरीज मिली। तो कुछ की क्वेरीज, कुछ मेन मेन क्वेरीज जो क्रेडिट टीम की आती हैं, जो अक्सर देखने को मिलती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेरीज रेजोल्यूशन ऑफ क्रेडिट टीम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिट टीम ने आपकी क्वेरी लगाई है कि क्रेडिट सबमिशंस बहुत लोअर साइड पे हैं। क्रेडिट सबमिशंस का मतलब आप समझते हो ना। अगर आप नए सेल्स मैनेजर हो तो क्रेडिट सबमिशंस का मतलब होता है कि अगर आपके कस्टमर ने, अगर आपके बोरोवर ने माल बेचा, ए को बेचा, बी को बेचा, तो ए और बी को अगर 10 रुपए का माल बेचा, 10 रुपए का माल बेचा, तो ये सारी पेमेंट्स बैंकिंग में आनी चाहिए। पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए 20 रुपए की। ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्रेडिट सबमिशंस या चर्निंग बोला जाता है इस चीज को। ठीक है। तो अगर ये पेमेंट्स यहाँ पे नहीं दिख रही कि यहाँ पे 2 रुपए आए हैं, मान लीजिए आपने जो बैंक स्टेटमेंट दी है, तो इसका मतलब उसको पार्टियों से पेमेंट ही नहीं आ रही। तो हम ये ट्रैक नहीं कर पाते कि भाई उसकी सेल्स जेन्युइन है या नहीं है, उसको पेमेंटें आ रही हैं या नहीं आ रही। तो क्रेडिट सबमिशंस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्रेडिट सबमिशंस का अक्सर जो बैंकों में थंब रूल होता है, तो वो ये होता है कि हमें मिनिमम 80% सबमिशंस दिखनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर उसने 20 रुपए का माल बेचा है, तो इसका 80% यानी कि 16 रुपए के बराबर बैंक में पेमेंटें जमा होनी चाहिए, जो भी आपने स्टेटमेंट्स सबमिट किए हैं। तो जितने पीरियड की सबमिट किए हैं आपने स्टेटमेंट्स, उतने पीरियड की ही हम सेल्स को चेक करेंगे। अगर आपने 6 महीने की बैंकिंग दी है, तो उसी 6 महीने की सेल्स के साथ उसको कंपेयर किया जाएगा कि कितना माल बेचा था और कितने पैसे जमा हुए उसी पीरियड में। ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। तो चलिए, अब क्रेडिट ने मान लीजिए आपके प्रपोजल में क्वेरी लगा दी कि भाई क्रेडिट सबमिशंस नहीं है, लोअर क्रेडिट सबमिशंस है, इसकी तो चर्निंग ही नहीं आ रही, पेमेंट ही नहीं आ रही। तो आप क्या देख सकते हैं। पहले तो आप चेक कीजिए कि कहीं चर्निंग या सबमिशंस, उसके पैसे किसी और अकाउंट में जमा तो नहीं हो रहे ना। आपने जो बैंक स्टेटमेंट सबमिट की, इसके अलावा कोई और बैंक स्टेटमेंट तो नहीं है ना कहीं जहां जहां पे पैसे जमा हो रहे हो। देखिए, अब और कोई जो अकाउंट है उसका, और कोई अकाउंट जो है वो या तो सेम बैंक के पास हो सकता है जहां पे उसकी लिमिट चल रही है। मान लीजिए उसकी आईसीआईसीआई बैंक में लिमिट चल रही है और आईसीआईसीआई बैंक के पास ही करंट अकाउंट है। या फिर किसी और बैंक के पास हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक में लिमिट चल रही है और अकाउंट उसका एचडीएफसी में करंट अकाउंट मेंटेन्ड है। तो उससे बोरोवर से पूछिए कि भाई किसी और अकाउंट में सर आप चर्निंग कर रहे हो। अगर वो कहता है कि हाँ कर रहा हूं, अगर तो वो सेम बैंक का ही करंट अकाउंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो स्टेटमेंट ले लीजिए, क्रेडिट को सबमिट कर दीजिए, क्रेडिट चेक कर लेगा और आपकी क्वेरी रिजोल्व हो जाएगी। पर अगर वो दूसरे बैंक अकाउंट में, दूसरे बैंक में उसका अकाउंट है, तो क्रेडिट को ये कंसर्न हो जाता है कि भाई लिमिट तो तूने आईसीआईसीआई से ली है, तो सारे क्रेडिट्स, आपके पैसे भी तो जमा आईसीआईसीआई बैंक में होने चाहिए ना, तो एचडीएफसी में क्यों हो रहे हैं। तो खैर, पहला हमारा मकसद ये होता है कि हम क्रेडिट सबमिशंस की क्वेरी को रिजोल्व करवा दें। अगर एचडीएफसी का करंट अकाउंट लेने से आपकी क्रेडिट सबमिशंस पूरी हो जाती हैं, तो दैट मीन्स इतना पक्का हो गया कि क्लाइंट को पेमेंटें आ रही हैं, उसकी सबमिशंस हैं, पैसे आ रहे हैं उसको। ठीक है। अब बात कंसर्न की रह जाती है कि भाई दूसरे बैंक में करंट अकाउंट क्यों है। तो फिर आप क्रेडिट से बात कर सकते हो कि हम दूसरा बैंक अकाउंट क्लोज करवा देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लाइंट से आप अंडरटेकिंग ले लो, क्लाइंट से एफिडेविट, अंडरटेकिंग वादा ले लो कि भाई वो दूसरा अकाउंट क्लोज करवा देगा। ओवरऑल कंफर्ट देखो केस का कि ओवरऑल केस आपको ठीक है या नहीं है। अगर क्लाइंट बोलता है कि मैं दूसरा अकाउंट प्रायर टू डिसबर्समेंट क्लोज नहीं करवा सकता, तो आप थोड़ा सा केस का कंफर्ट देके टाइमलाइन भी दे सकते हो कि भाई 60 दिन में क्लोज करा देना, 90 दिन में क्लोज करा देना। क्लाइंट से कमिटमेंट ले लो, क्लाइंट से प्रॉमिस ले लो इस चीज का। ठीक है। तो क्लाइंट को ये भी बोल दो कि सर अगर आपने नहीं क्लोज कराया तो आपको पीनल चार्जेस भी पड़ सकते हैं, तो पहले ही कान में डाल दो उस चीज को। ठीक है। पर कई बार ये सिचुएशन होती है कि क्लाइंट ने बोला कि यार मैं जो एचडीएफसी का करंट अकाउंट है ना, वो मैं बंद नहीं करा सकता, उसको मैं बंद करा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पार्टियां बहुत ज्यादा हैं, सारी पार्टियों के एचडीएफसी में ही अकाउंट है। और वो एचडीएफसी से जब मेरे को चेक की पेमेंट्स करते हैं तो सेम डे क्लियर हो जाती हैं। अगर वही चेक मैं आपके पास दूंगा
तो मेरी पेमेंट, आपका चेक क्लियर होने में 2-3 दिन लगेगा। तो वो किसी कारणवश, या वो बोलता है कि एचडीएफसी करंट अकाउंट से मेरी ईएमआई जा रही हैं, या आपके बैंक में गवर्नमेंट को पेमेंट करने की फैसिलिटी नहीं है, टैक्सेस वगैरह, तो मेरे को एचडीएफसी का अकाउंट मेंटेन करना पड़ रहा है क्योंकि वहां से मैं पेमेंट कर सकता हूँ, या आपकी कोई इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटी पे करने का आपके बैंक में सिनेरियो नहीं है, तो वो एचडीएफसी एलिजिबल है, तो वहां से कर सकता हूँ। तो किसी भी रीजंस की वजह से अगर क्लाइंट बोलता है कि मैं क्लोज नहीं करवा सकता, मैं दूसरा अकाउंट क्लोज नहीं करवा सकता, तो आप उससे ये रिक्वेस्ट कीजिए कि सर दूसरा अकाउंट आप कलेक्शन अकाउंट में एटलीस्ट कन्वर्ट करवा लो। कलेक्शन अकाउंट क्या होता है कि आपके जो अकाउंट में जो पैसा आएगा, जो उसके अकाउंट में पैसा जमा होगा, ठीक है, तो वो सेम डे आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, सेम डे या 2 दिनों बाद, जो भी आप टाइमलाइन डिसाइड करेंगे, तो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो एचडीएफसी बैंक को अपने सिस्टम के अंदर उसको कलेक्शन अकाउंट कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको एज अ प्रूफ उसका लेना पड़ेगा कि एचडीएफसी ने उसको एज अ कलेक्शन अकाउंट कन्वर्ट कर दिया। पर कई बार बोलता है कि भाई मेरे को, बोरोवर बोलता है कि भाई पेमेंटों की कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट मैं आपके खाते में ले आऊंगा, बट मेरे को कुछ जो पेमेंट गवर्नमेंट को करनी होती है, टैक्सेस पे करने हैं, कोई ईएमआई पे करनी है, तो उसकी वजह से है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में कोशिश कीजिए कि ईएमआई की एसआई आप वहां से चेंज करा के अपने अकाउंट में लगवा लीजिए, ठीक है। पर अगर कोई गवर्नमेंट ड्यूज की बात है कि गवर्नमेंट के ड्यूज जमा करवाने होते हैं उसको, और आपके बैंक के पास कोई प्रोविजन नहीं है गवर्नमेंट के पास पैसे जमा करवाने का, तो फिर आपको एक्सेप्शनली उसको वो करंट अकाउंट अलाउ करना पड़ेगा, राइट। इसमें एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे एक बोरोवर का मेरे पास केस आया, बोरोवर का केस आया, उसके लोअर क्रेडिट सबमिशंस आ गए, पैसे कम जमा हो रहे हैं, लोअर क्रेडिट सबमिशंस है। तो बोरोवर ने बोला मेरा कोई और अकाउंट है ही नहीं, कोई अकाउंट नहीं है मेरे पास और, ठीक है। तो इसमें एक चीज जरूर चेक कर लीजिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने 12 महीने की स्टेटमेंट ली है उससे, मैंने स्टेटमेंट उससे ली है अपना 1 अगस्त 2023 से लेके 31 जुलाई 2024 तक की, ये मैंने 12 महीने की मान लीजिए उससे स्टेटमेंट ली। अब इसमें मेरी सबमिशंस पूरी नहीं आ रही, पैसे पूरे जमा नहीं हो रहे, मान लीजिए सिर्फ 60% ही आ रहे हैं, पर मेरे को 80% पूरा करना है। तो क्लाइंट बोलता है कोई और अकाउंट, करंट अकाउंट है ही नहीं मेरा, सारे बंद है, करंट अकाउंट बंद है, मतलब क्लोज्ड है सारे करंट अकाउंट। तो क्लाइंट से पूछिए कि सर कई बार ऐसे होता है कि इस पीरियड के दौरान आपका कोई करंट अकाउंट एक्टिव रहा हो, आपने हो सकता है उसको 31 जनवरी को बंद करवा दिया हो, या 28 फेब को उसको बंद करवा दिया हो, मिडल ऑफ द ईयर, इस पीरियड के मिडल में आपने कोई अकाउंट बंद करवाया हो और उसमें आपकी कुछ पेमेंटें आती हो, तो वो अकाउंट ले लीजिए। तो कई बार हम सेल्स गाय या हम क्रेडिट वाले भी इस चीज को मिस कर जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि कहीं कोई अकाउंट क्लोज तो नहीं हो गया था और बोरोवर आपको बोली जा रहा हो कि मेरा तो कोई और अकाउंट है ही नहीं, और आप चुपचाप बैठ गए कि भाई चर्निंग ही नहीं आ रही इसकी। तो क्लोज्ड अकाउंट्स कोई थे तो उसको भी जरूर इस चीज में चेक कर लें, राइट। अब पहला सिनेरियो तो था कि उसकी चर्निंग तो आ रही है पर वो दूसरे अकाउंट्स में चर्निंग आ रही है, चाहे सेम बैंक के चाहे अदर बैंक के। अब मैं सिनेरियो डिस्कस करता हूं कि आपकी चर्निंग आ ही नहीं रही, वाकई में लोअर चर्निंग है, लोअर चर्निंग है। तो इसके रिगार्डिंग क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या पहले तो कारण क्या हो सकता है। एक तो चेक करें कि आपके बोरोवर का कहीं कोई सीजनल बिजनेस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई सीजन चल रहा हो बिजनेस का। एग्जाम्पल के लिए, सीजनल के लिए एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई विंटर गारमेंट्स का बिजनेस है, मैं हमेशा इनकी एग्जाम्पल ही देता हूं। जैसे कोई विंटर गारमेंट्स का बिजनेस है, तो उस बिजनेस में क्या होता है कि उस क्लाइंट की जो सेल्स होती है वो जुलाई से लेके अक्टूबर तक सेल्स बहुत ज्यादा होती है, मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स बहुत ज्यादा होती है। और उनको जो पेमेंट्स आती हैं, उनको जो पेमेंट्स आती हैं मोस्टली वो पेमेंट्स आती हैं उनको नवंबर से लेके जनवरी तक, सर्दियों की पेमेंट्स नवंबर से जनवरी तक आती हैं। अब मान लीजिए आपने बैंक स्टेटमेंट कोई 6 महीने की ली है, आपने बैंक स्टेटमेंट ली है मार्च से लेके सितंबर तक की, आप वो असेस करी जा रहे हो, और उस दौरान आपको ये सेल्स तो नजर आ गई कि भाई इतनी सेल कर दी, इतनी सेल कर दी, पर पेमेंट्स आपको नजर नहीं आई, पेमेंट्स आपको बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आई। क्यों क्यों नहीं नजर आई? क्योंकि पेमेंट का उसका पीरियड ही ये वाला होता है, इस वजह से पेमेंट्स नजर नहीं आई। तो सीजनल बिजनेस के केस में अगर ऐसा कुछ है तो आप 12 मंथ्स की बैंकिंग ले क्लाइंट से, तो पूरे 12 महीने को जज करें और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लें, ठीक है। अब कई बार होता है कि सबमिशंस कम है क्योंकि टेम्परेरी डिले हो गया, टेम्परेरी डिले हो गया, क्लाइंट ने क्या बोला कि भाई मेरी पेमेंट्स डिले हैं, मेरे को अपने कस्टमर्स ने अभी पेमेंट्स करी नहीं है, पेमेंट्स डिले है मेरी, उसने ये बोला आपको, ठीक है। तो पहली बात, ये कॉल आप बहुत एक्सेप्शनल केस में लीजिए, बहुत एक्सेप्शनल केस में लीजिए, जब आपको
वो मैं आपको बताता हूँ। चलो एक्सेप्शनल केस कैसे, एक्सेप्शनल केस में कॉल लीजिए। अब कहने का क्या मतलब है, आपको चेक क्या करना है, देखिए आप मान लीजिए 1 अगस्त 2023 से लेके 31 जुलाई 2024 तक की बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और आपकी क्रेडिट समेशन से निकल के आ रही है 60%, और पूरी 80% क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बोरोर ने आपके बोला कि भाई मेरी पेमेंटें पीछे से डिले हैं, मेरे को कस्टमर्स ने पेमेंट नहीं की। तो आप क्या चेक करो, आपको कुछ डाटा लेना पड़ेगा कस्टमर से। पहले तो आप कस्टमर से लो कि सर आपके 31 जुलाई 2023 को 31 जुलाई 2023 को, यानी कि इससे एक दिन पहले आपके डेटर्स कितने आउटस्टैंडिंग थे, उसकी फिगर्स दो। डेटर्स कितने आउटस्टैंडिंग थे, मान लीजिए वो 10 रुपए के थे। डेटर्स का क्या मतलब होता है कि आपके बोरोवर ने कितनी पेमेंटें लेने वाली पड़ी थी, 10 रुपए की लेने वाली पड़ी थी। अब 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई तक कितना माल सेल कर दिया, कितना माल सेल्स कर दिया, मान लीजिए उसने 100 रुपीज का माल सेल कर दिया इसी दौरान, तो 10 रुपए तो उसको लेने वाले पड़े थे 31 जुलाई को ही। तो इस 12 महीने में, नेक्स्ट 12 महीने में उसने 100 रुपए का माल और बेच दिया, तो टोटल 110 रुपए उसके रिसीवेबल हो गए, ठीक है। और आपने बैंक स्टेटमेंट में चेक किया कि आपको 60% चर्निंग आ रही है, तो मतलब आपको लगभग लगभग 60 रुपए की पेमेंटें देखने को मिली। तो माइनस 110 रुपए टोटल लेने वाले पड़े थे, माइनस क्रेडिट्स पेमेंट्स कितनी आ गई, वो आई 60 रुपए की। तो आपके डेटर्स की पोजीशन 50 रुपए की होनी चाहिए, कब, एज ऑन 31 जुलाई, क्योंकि लास्ट पीरियड 31 जुलाई तक आपने चेक कर लिया। तो एज ऑन 31 जुलाई आपके जो डेटर्स हैं, आपकी जो पेमेंटें बकाया हैं लेने वाली पड़ी हैं, वो 50 रुपए की होनी चाहिए। तो क्लाइंट को बोलो कि सर एक तो आप 31 जुलाई 2023 की डेटर की पोजीशन दो, वो आपको पता चलेगी। सेल आपको जीएसटी रिटर्न से पता चल जाएगी, क्रेडिट्स आपको बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएंगे, और ये कस्टमर आपको खुद दे देगा डाटा। तो इसको आप टैली कर लीजिए। आप अपने पहले मैनुअल कैलकुलेशन बनाइए कि 10 रुपए ओपनिंग खड़े थे, 100 रुपए का माल बेच दिया, 60 रुपए की पेमेंट आ गई, तो 50 रुपए के डेटर्स उसके होने चाहिए। तो जब वो 31 जुलाई 2024 की डेटर लिस्ट आपको देगा, तो उसमें 50 रुपए के लगभग उसके डेटर्स अगर खड़े हैं, तो वाकई वो सच बोल रहा है क्लाइंट की उसको पेमेंटें नहीं आई। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत क्या होती है, आपका क्रेडिट बोलेगा कि यार देखो पेमेंटें तो रुकी हुई है ना, पेमेंटें तो फंसी हुई है। तो आपको इसमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये 50 रुपए हमने लेने किससे हैं, ये 50 रुपए लेने किससे हैं, कौन है इसके कस्टमर्स। अब मान लीजिए ये 50 रुपए उसने लेने हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, 50 रुपए इसने लेने हैं किसी बड़े कॉर्पोरेट से, 50 रुपए लेने हैं किसी बड़े ओईएम से, 50 रुपए लेने हैं कोई बहुत रेप्यूटेड क्लाइंट से आपकी लोकल मार्केट में जिसको आप जानते हो। तो यार पैसे सेफ है ना, पैसे डूबेंगे तो नहीं, पैसे सेफ है। भाई डिले हो गया, कोई गवर्नमेंट ने पेमेंट रिलीज करने से डिले कर दिया, कोई कॉर्पोरेट की मर्जियां चलती हैं, डिले कर दिया आपके एमएसएमई कस्टमर को, ओईएम्स ने कुछ डिले कर दिया, कोई और रेप्यूटेड क्लाइंट ने डिले कर दिया, आपको पता है कि वो बहुत रेप्यूटेड पार्टी है जिसको वो बेच रहा है, तो 50 रुपए आपके सेफ है, सेफ है ना फिर, सॉरी टिक का निशान लगाना था, सेफ है 50 रुपए, तो फिर आप कॉल लीजिए इस चीज के ऊपर। तो आपको क्रेडिट को ये चीज समझानी है। आई होप मैं आपको ये क्लियर कर पाया। अब बात करते हैं कि क्रेडिट ने आपके केस में क्वेरी लगाई कि यार इनवर्ड चेक बाउंसिंग हो रही है, इनवर्ड चेक बाउंसिंग। पहले मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूं कि इनवर्ड चेक बाउंस और आउटवर्ड चेक बाउंस क्या होता है। इनवर्ड, आउटवर्ड, देखिए आपका बोरोवर है, आपके बोरोवर ने किसी बंदे से सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उसने रॉ मटेरियल खरीदा मिस्टर ए से 10 रुपए का। तो मिस्टर ए ने उसको बोला कि भाई मेरी पेमेंट करो, मेरी पेमेंट करो, मेरी पेमेंट करो। आपके बोरोवर ने चेक इशू कर दिया 10 रुपए का कि ये ले भाई मेरे बैंक में जाके चेक लगा ले, तेरे को पेमेंट हो जाएगी, चेक क्लियर हो जाएगा। पर वो चेक बाउंस कर गया, चेक बाउंस हो गया, ठीक है, पेमेंट वापस हो गई। तो इसमें गलती किसकी है, डिफॉल्टर कौन है, आपका बोरोवर, क्योंकि वो उसकी पेमेंट क्लियर कर नहीं पाया, अपना वादा निभा नहीं पाया। तो इसको बोलते हैं इनवर्ड चेक रिटर्न। आउटवर्ड होते हैं उल्टा, आपका बोरोवर है, आपके बोरोवर ने मिस्टर ए को माल बेचा, मिस्टर ए ने उसको 10 रुपए की पेमेंट करनी है, आपके मिस्टर ए ने उसको चेक दे दिया कि भाई ये ले मेरे खाते में डाल और पेमेंट क्लियर करवा ले। अब बोरोवर ने खाते में चेक लगाया और उसका चेक बाउंस हो गया। तो मिस्टर ए के लिए तो ये इनवर्ड चेक बाउंस है, और आपके बोरोवर के लिए क्या है, ये आउटवर्ड चेक बाउंस। समझ रहे हो। तो आउटवर्ड चेक बाउंस में आपके बोरोवर की गलती नहीं है, इसकी गलती है। तो आउटवर्ड चेक बाउंस
लेस कंसर्निंग है हमारे लिए, कम कंसर्निंग है, और इनवर्ड चेक बाउंस हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। ठीक है, तो हम इनवर्ड चेक बाउंसिंग की ही बात करते हैं। आउटवर्ड के बारे में मैं आपको एक दो पॉइंटर बता देता हूं कि अगर आपके क्रेडिट बोलता है कि आउटवर्ड चेक बाउंस बहुत ज्यादा है, तो आप ये चेक कर लीजिए कि जो बंदों को वो माल बेचता है, जिन्होंने ये चेक इशू किए हैं, तो वो बंदे अच्छे बंदे हैं ना, पार्टियां अच्छी हैं, रिप्यूटेड पार्टियां हैं मार्केट की। उनका लेजर अकाउंट मंगवा लीजिए उन पार्टीज का जिनकी चेक बाउंसिंग ज्यादा हो रही है, कि भाई देख लीजिए कि पेमेंटें रेगुलर आ रही हैं कि नहीं आ रही। चेक बाउंसिंग्स एक्सक्लूड करके ओवरऑल उसकी क्रेडिट सबमिशंस चेक कर लीजिए कि भाई टोटलिटी में उसको पूरे साल भर में पेमेंटें अच्छे से आई हैं कि नहीं आई हैं। तो बस वो आपका आउटवर्ड चेक बाउंसिंग का जवाब हो गया। मेन मुद्दा होता है इनवर्ड चेक बाउंसिंग का, कि यार इसको कैसे जस्टिफाई करें। अब इसके लिए मैंने काफी सारे पॉइंटर्स लिखे, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा डिस्कशन का आज इनवर्ड चेक बाउंसिंग ही है। अब देखिए ध्यान से, आपके क्रेडिट ने बोला कि चेक बाउंसिंग्स है या इनवर्ड बाउंसिंग्स है, तो उसमें पता लगा, आपने जब खोल के देखा तो वो आरटीजीएस बाउंस थी या एनईएफटी बाउंस थी या आईएमपीएस बाउंस थी। तो भाई इसकी बाउंसिंग को हम इनवर्ड बाउंसिंग नहीं कंसीडर करते, अपने क्रेडिट को समझा दीजिए। क्योंकि आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस में कोई भी वो इशू नहीं होता। ये गलती होती है उसके अकाउंटेंट की, आपके बोरोवर के, कि भाई जब खाते में पैसे नहीं थे तो उसने एनईएफटी इनिशिएट क्यों किया, आईएमपीएस इनिशिएट क्यों किया। आरटीजीएस और एनईएफटी तो तभी लग सकती है अगर आपके खाते में उतना बैलेंस है जितने की आप आरटीजीएस मार रहे हो। ठीक है, तो ये तो आरटीजीएस करते समय ही आपको पता होता है कि भाई आपके खाते में कितने पैसे पड़े हैं कितने नहीं। इशू होता है खाली चेक्स का, कि अगर चेक बाउंस हो, क्योंकि चेक में आप अपने सप्लायर को चेक दे देते हो कि भाई ये ले लगा ले, तो मिस्टर ए जाके जाता है स्पेशल अकाउंटेंट को भेजता है, बैंक में चेक लगाता है, तो जाके पेमेंट होती है। ठीक है, तो चेक बाउंसिंग हमारे लिए कंसर्न होता है। अगर आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस को क्रेडिट ने बोला हुआ है तो उसको प्लीज भगा दो, उसको गाइड कर दो कि भाई ये कोई चेक बाउंसिंग नहीं है। हम बात करते हैं चेक बाउंस की, अब नॉर्मल चेक बाउंसिंग की, जो कि इनवर्ड है। उसमें आप ये चेक करिए, देखिए कोई चेक बाउंस हुआ, मान लीजिए चेक नंबर 15 बाउंस हुआ, जो कि था 2000 रुपए का। ठीक है, तो फिर अब आपको बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट को बोलना है या खुद चेक करना है कि भाई आप ये चेक करो बैंक स्टेटमेंट में ये चेक क्लियर कब हुआ, कब पेमेंट हुई इसकी। कई बार क्या होता है कि चेक बाउंस तो हो गया, पर वो सेम डे बोरोवर ने पैसा जमा करवा के अपने खाते में क्लियर करवा दिया था। अगर वो सेम डे क्लियर हो जाता है चेक, तो ठीक है यार, जो आपका बोरोवर का, जो आपका सप्लायर है बोरोवर का, उसको सेम डे पेमेंट मिल गई जब उसने चेक लगाया था, तो फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेम डे अगर कोई चेक आपका क्लियर हो गया बाउंस होने के बाद, तो उसको हम इनवर्ड चेक बाउंसिंग नहीं मानते हैं, उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। तो एक तो ये चेक कर लीजिए। दूसरा आप क्राइटेरिया चेक कीजिए कि ओवरऑल बाउंस की परसेंटेज कितनी है। कई बार क्या होता है कि आपका बोरोवर बहुत ज्यादा चेक्स पे काम करता है। अब मान लीजिए आपकी जो बैंकिंग थी वो 12 महीने की थी, वही 1 अगस्त 2023 से लेके 31 अगस्त 2024, 31 जुलाई 2024 तक की आपने बैंक स्टेटमेंट ली, तो उसमें मान लीजिए 20 चेक बाउंस हो गए आपके इनवर्ड, आपके बोरोवर के इशूड 20 चेक बाउंस हो गए। तो आप देखिए कि इस 12 महीने के दौरान टोटल चेक कितने इशू किए थे आपके बोरोवर ने, टोटल चेक इशूड कितने थे, चेक की बात कर रहा हूं, आरटीजीएस एनईएफटी की नहीं। टोटल चेक कितने इशू किए थे उसने, मान लीजिए उसने टोटल चेक इशू किए थे 10,000, मान लीजिए हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं। तो यार 10,000 में से सिर्फ 20 ही बाउंस हुए, 10,000 में सिर्फ 20 ही बाउंस हुए, बाकी 9,980 चेक तो क्लियर हो गए। तो यार परसेंटेज ही बहुत कम है, बहुत कम चेक बाउंस हुए हैं। तो यानी कि देखिए, हम इनवर्ड चेक बाउंसिंग से प्रूफ क्या करना चाहते हैं, क्रेडिट क्या प्रूफ करना चाहता है, ये प्रूफ करना चाहता है कि आपका बोरोवर के पास पैसा ही नहीं है, डिफॉल्टर है, वो तो पैसा ही नहीं देके राजी, चेक बाउंस हो जाते हैं, फंसा हुआ है। तो यार इतने चेक क्लियर हो गए, 20 ही बाउंस हुए, तो क्या दिक्कत है फिर। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि अगर टोटल चेक्स इशूड का टोटल चेक्स इशूड का अगर 1 या 2% चेक ही बाउंस हुए हैं, बाकी 98% चेक जो है वो क्लियर हो गए हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वजह से परसेंटेज टर्म्स में चेक कितने इशू किए गए वो जरूर चेक कर ले। इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको सारी बैंक स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लेना है। मान लीजिए उसका आईसीआईसीआई में अकाउंट है, उसका एचडीएफसी में अकाउंट है, उसका एक्सिस में अकाउंट है, 3 खाते हैं उसके। आईसीआईसीआई में आपको 20 बाउंसिंग मिल गई, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है,
तो आप तीनों के चेक मिला के देखो कि तीनों बैंकों में मिला के आपके बोरोर ने कितने चेक इशू किए थे और उन चेक्स में से टोटल कितने बाउंस हुए, तो वो तो 20 है। तो तीनों को कंबाइन करके देखें, ठीक है। तो ये आपकी जस्टिफिकेशन हो सकती है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, देखिए उसके बाद हमें चेक करना है चेक डेट्स एंड रेगुलरिटी एंड क्लियरेंस डेट। अब देखिए इसमें मैं क्या समझाना चाहता हूं। अब मान लीजिए वही पीरियड है आपका 1 अगस्त 2023 से लेके 31 जुलाई 2024 तक की आपने बैंक स्टेटमेंट ली हुई है। चेक बाउंसिंग 20 चेक बाउंस मिले और वो 20 चेक मान लो आपके बनते हैं 15% ऑफ टोटल चेक इशूड। क्रेडिट ने बोला कि भाई तेरा केस तो गया, पिट गया केस तेरा, खत्म, डेड। आपने देखा ध्यान से स्टेटमेंट में, आपने देखा कि ये जो 20 चेक बाउंस हुए हैं ना, ये 20 चेक बाउंस हुए थे, इसमें से 10 चेक तो बाउंस हुए थे खाली 15 सितंबर 2023 को, और बाकी के 10 चेक जो बाउंस हुए थे वो हुए थे मान लीजिए 28 नवंबर 2023 को। बस ये 2 डेट्स आपको मिली और इसमें ही सारे चेक बाउंस हुए हैं, इन्हीं 2 पर्टिकुलर डेट्स पे। तो बाकी जो पीरियड है 365 डेज में से 365 डेज में से ये 2 डेट्स को ही चेक बाउंस हुए, दो मतलब सारे 20, ठीक है। और बाकी 365 डेज उसने सारी चेक पेमेंटें क्लियर की, उसने सारी आरटीजीएस की, सारी आईएमपीएस, सारी एनईएफटी, सब कुछ क्लियर किया। तो भाई इन 2 डेट्स की वजह से हम पूरा साल और पूरे बोरोर को क्यों जज कर रहे हैं? हमें तो दिक्कत ये होती कि उसका हर महीने चेक बाउंस हो रहा होता, उसका लेटेस्ट 6 महीनों में भी बाउंस हो रहा होता, उसकी रेगुलरिटी रेगुलर नेचर की होती है, हमें पता चलता कि इस बंदे की तो हैबिट ही है कि हर महीने चेक बाउंस कराता रहता है। तो 2 डेट्स में एक्सेप्शनली अगर कुछ बाउंसिंग हो गई थी तो कोई कारण रहा होगा, कोई टेम्परेरी मिसमैनेजमेंट होगी, कोई बंदा बीमार हो गया होगा, बंदा बाहर चला गया होगा, कोई बैंक के सिस्टम में कोई एरर रह गया होगा, तो वो नहीं मैनेज कर पाया इन 2 डेट्स को, जिसकी वजह से इसकी सडन बाउंसिंग हो गई। और उसके बाद उसने बाउंसिंग होने के बाद 7-8 दिन में क्लियर करवा दिए पेमेंट्स सारे अपने बंदों को। और चेक बाउंसिंग के बाद भी लेटेस्ट 6 महीनों में भी उन बंदों के साथ वो रेगुलर डील कर रहा है, रेगुलर पेमेंट्स कर रहा है। चेक पेमेंट आपकी बाउंस हो गई तो हमें ये डाउट रहता ना कि आपकी रेपुटेशन भी खराब हो गई आपके बोरोर की मार्केट में, सप्लायर उसको माल नहीं देगा कि भाई ये तो पेमेंट ही नहीं क्लियर करता। तो भाई ये बाउंसिंग होने के बाद भी रेगुलर वो उन बंदों से डील कर रहा है और रेगुलर उनको टाइम पे पेमेंट क्लियर कर रहा है, सिर्फ इन्हीं 2 डेट्स के ऊपर इशू आया था। तो हमें टोटलिटी में वाइडर सेंस में चीज को देखना चाहिए। मैं क्रेडिट को भी ये चीज समझाना चाहता हूँ कि वाइडर सेंस में चीज को देखिए रेदर देन एक नैरोअर सेंस में। तो क्लियरेंस डेट कब हुई, कितनी रेगुलरिटी है, कब क्लियर हुआ, तो वो सब चीजें जरूर देखें। कई बार चेक बाउंस जो हो जाता है वो आपके बोरोर की गलती की वजह से नहीं, बैंक की गलती की वजह से हो जाता है। तो अगर बोरोर आपको कुछ कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, बैंक की गलती थी, तो आप डे एंड पे बैलेंस को जरूर चेक करें कि जिस दिन चेक बाउंस हुआ उसके एंड वाले डेट पे क्या बैलेंस था, क्या वो बैलेंस आपकी चेक की अमाउंट को क्लियर करने के लायक था या नहीं था, राइट। कई बार आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, आपका क्वेश्चन आएगा कि सर कई बार बैंक स्टेटमेंट में ना चेक की अमाउंट नहीं आ रही होती, सिर्फ चेक बाउंसिंग के चार्जेस पड़े होते हैं। तो ऐसे केस में बोरोर से आप डिटेल मंगवाइए कि भाई ये जो सारे चेक बाउंस हुए हैं इन सब चेक्स की पार्टियों के नाम, उनके चेक नंबर और उनकी अपना अमाउंट मेरे को एक लेटर हेड पे बना के दो ताकि मैं सारा कुछ वेरीफाई कर पाऊं। तो वो अल्टरनेटिव आप ले सकते हो, ये आपकी अदर क्वेरी जो आपके माइंड में आ रही होगी उसका मैंने जवाब दिया। तो कोई टेक्निकल इशू की वजह से बैंक का बाउंसिंग हो सकता है, बैंक की गलती हो सकती है, तो बैंक से लेटर ले लीजिए। आप बोरोर को बोलिए कि भाई अगर आपकी गलती नहीं थी, बैंक की गलती की वजह से अगर चेक बाउंस हुआ तो बैंक ने आपकी रेपुटेशन हिला दी, आपकी मार्केट रेपुटेशन गिरा दी, तो आप बैंक से लेटर लो कि बैंक के टेक्निकल इशू की वजह से ये चेक बाउंस हुआ, आपकी गलती नहीं थी। तो बोरोर लेटर लेके आपको दे सकता है, तो आप उसको जस्टिफिकेशन मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। समझ गए ना। तो ये बैलेंस अवेलेबल एट द डे एंड मैंने इसी पॉइंट में आपका कवर कर दी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हो सकता है कि बैलेंस अवेलेबल इन अदर अकाउंट्स ऑफ द फर्म इन सेम बैंक और अदर बैंक। देखिए आपका चेक बाउंस हुआ, हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि आपका बोरोर पिटा हुआ है, पैसा ही नहीं है इसके पास, डूबा हुआ है, खराब है, ये है वो है।
पर बोरोवर कहता है कि भाई साहब आप मेरे चेक बाउंस देख रहे हो, पर मेरा मेरा तो पैसा इतना ज्यादा पड़ा रहता है। मान लीजिए उसके एचडीएफसी में 20 चेक बाउंस हो गए और वो 15% है टोटल चेक्स इशूड का, और हर महीने हो रहे हैं, मान लीजिए हर महीने हो रहे हैं, ये एचडीएफसी के लिमिट अकाउंट में हो रहे हैं चेक बाउंस, ठीक है। आपने एचडीएफसी का करंट अकाउंट मंगाया, आपने एचडीएफसी का करंट अकाउंट भी क्लाइंट का पड़ा था, वो मंगवाया और उसमें देखा कि क्लाइंट का तो 10-10, 20-20 लाख रुपए बैलेंस पड़ा रहता है। तो क्या क्लाइंट पिटा हुआ है? क्या उसके पास पैसा नहीं है? तो जस्ट उसकी फंड्स की मिसमैनेजमेंट है जो उसके अकाउंटेंट की गलती की वजह से हुई है। फंड्स की मिसमैनेजमेंट ये सिर्फ, और क्या है कि उसने करंट अकाउंट से टाइमली पैसा ट्रांसफर नहीं किया लिमिट अकाउंट में चेक क्लियर करवाने के लिए, उसने नहीं दिमाग लगाया, नहीं आइडिया लगाया इस चीज का, ठीक है ना। तो 10-20 लाख की फिगर जरूरी नहीं है, जो जो महीने जो जो डेट्स पे आपका चेक बाउंस हुआ उस डेट को आप करंट अकाउंट में बैलेंस चेक कीजिए कि बैलेंस चेक क्लियर करने लायक पैसा था करंट अकाउंट में या नहीं था। तो ये एक पॉइंट आप जस्टिफिकेशन का दे सकते हो। दूसरा, कई बार क्लाइंट बोलता है कि चेक तो एचडीएफसी की लिमिट अकाउंट में लगे थे पर उसका बैलेंस था इंडसइंड बैंक में। तो आइडियली हम इस चीज को अलाउ नहीं करते कि इंडसइंड में बैलेंस पड़ा है तो मेरे को क्या लेना देना। बट केस टू केस बेसिस पे, अगर केस ओवरऑल बहुत कंफर्टेबल केस है, बाकी सारी चीजें ठीक है केस के अंदर, तो आप इसकी भी जस्टिफिकेशन दे सकते हो, क्रेडिट को बोल सकते हो कि भाई मेरा कस्टमर, मेरा बोरोवर पिटा हुआ नहीं है, वो डूबा हुआ क्लाइंट नहीं है, उसके पास पैसा है, वो कोई डिफॉल्टर क्लाइंट नहीं है, स्ट्रेस्ड अकाउंट नहीं है वो। तो अगर वो पिटा हुआ होता तो उसके इंडसेंड में पैसा क्यों इंडसेंड में बैलेंस जीरो होता, तो इंडसेंड में उसका 10-10, 20-20 लाख रुपए ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हो ओनली एज अ एक्सेप्शन। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, एडिशनल बैलेंस इन लिमिट अकाउंट। ये मैं इसलिए लिखना चाहता हूं कि ये भी एक एक्सेप्शन चीज है। देखिए, आपका करंट अकाउंट में चेक बाउंस हो गया, करंट अकाउंट में चेक बाउंस हो गया एचडीएफसी के, ठीक है। पर आपने लिमिट अकाउंट जब देखा एचडीएफसी का, लिमिट है उसकी 1 करोड़ की, जो सिर्फ 20 लाख ही यूज रहती है, 20 लाख ही यूज है, 80 लाख रुपए की लिमिट खाली पड़ी है। एग्जाम्पल है, वो कुछ भी अमाउंट हो सकती है, 10 लाख की खाली हो सकती है, 20 लाख की खाली हो सकती है। तो अगेन ये तो सिर्फ बैंकिंग मिसमैनेजमेंट ही हुई ना, कि उसने बेवकूफ ने करंट अकाउंट से चेक लगवा के चेक बाउंस करवा लिए। पर लिमिट अकाउंट में के अंदर अगर पैसा लगवाता तो लिमिट अकाउंट के अंदर कभी भी चेक बाउंस ना होता, या लिमिट अकाउंट का बैलेंस यूज करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता तो चेक क्लियर हो जाता। तो ये जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हो कि लिमिट अकाउंट में अगर बैलेंस अनयूटिलाइज्ड पड़ा था। तो एक बड़ा यूनिक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अमाउंट, साइज एंड पार्टीज की इंपॉर्टेंस। चेक बाउंसिंग से हम ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि भाई आपका बोरोवर मार्केट में रेपुटेशन खराब कर बैठा अपनी, सप्लायर इसको माल नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। आपके बोरोवर की टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए, बड़े बड़े लोगों के साथ वो डील करता है, बड़ा धंधा है, बड़ा सेटअप है, सब कुछ बड़ा है। आपका क्रेडिट बोल रहा है कि 15 चेक बाउंस है, आपका क्लाइंट सारी आरटीजीएस एनईएफटी से पेमेंट करता है, पर उसने के 15 चेक बाउंस हो गए, वो चेक कम इशू करता है, उसके 15, मान लीजिए 15 चेक इशूड है, 50 चेक इशूड है, तो परसेंटेज बहुत ज्यादा बन गई। क्रेडिटर ने बोला कि यार ये तो खत्म है, यार डेड है, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, चेक इशूड है, ये है वो है। अरे भाई, चेक की अमाउंट तो देख लो। कई बार क्या होता है कि 1000-1000 रुपए के चेक बाउंस हो रहे होते हैं, 500-500 रुपए का चेक कोई होता है वो बाउंस हो रहा होता है, उसने अपने किसी वर्कमैन को, किसी लेबर वाले को, किसी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले को मान लीजिए कोई चेक दे दिया, वो बाउंस हो गया। कोई जिस बंदे के चेक बाउंस हुए हैं, जिसको इशू किए गए थे, वो पार्टियां ही ऐसी हैं जिनके साथ कोई मेजर डीलिंग है ही नहीं, मतलब बहुत ही नॉमिनल सी पार्टियां हैं, जो मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल जिनके साथ काम होता है। कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी वाला है, कोई कंप्यूटर की एएमसी करने वाले ये पार्टियां हैं, इस तरह की पार्टियों के चेक बाउंस हुए हैं। तो यार ये भी चीज देख लेनी चाहिए ना हमें कि यार चेक बाउंस की क्रिटिकलिटी कितनी है। जिन चेक्स की अमाउंट है, देखिए कहने को तो ये भी आ जाता कि यार 1000 रुपए के चेक नहीं क्लियर कर पा रहा है, पर भाई 5-5 लाख के, 10-10 लाख के तो क्लियर कर रहा है ना, वो पेमेंट तो कर रहा है ना। तो ये भी तो देखो ना। तो अमाउंट उसकी कितनी है, अमाउंट का साइज क्या है, कौन सी पार्टियों के बाउंस हुए हैं, कि वो पार्टियां कितनी इंपॉर्टेंट है आपके बोरोवर के लिए या आपके लिए, तो वो आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दो ना इस चीज के लिए। तो ये चीज, कई बार कोई एक्सेप्शनल पेमेंट डिले हो जाता है, कई बार आपका चेक कोई बाउंस हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी, कहाँ पे दी थी मैंने एग्जांपल आपको, ये वाली, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी, तो उसका चेक 15 सितंबर को, 28 नवंबर को बाउंस हो गया। उसको कोई पेमेंट की एक्सपेक्टेशन थी, उसको कोई पेमेंट की एक्सपेक्टेशन थी अपने पार्टी से, और वो पार्टी ने उसको पेमेंट नहीं किया टाइम पे, पर इतने में उसके सप्लायर्स ने चेक लगा दी और वो चेक बाउंस हो गए। तो अगर कोई जेन्युइनली किसी वजह से कोई डिले हो गया था किसी पेमेंट का, एक्सेप्शनली,
जिसकी वजह से कोई एक आध दिन में कोई चेक बाउंसिंग आ गई तो उसको आपको अलाउ करना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देना चाहिए बोरोर को। लास्ट पॉइंट चेक बाउंसिंग में, आपका बोरोर किन के साथ डील कर रहा है ये जानना बड़ा जरूरी है। अगर आपका बोरोर किसी कॉर्पोरेट्स के साथ डील कर रहा है, बड़े बड़े ओईएम्स के साथ डील कर रहा है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज में सप्लाई कर रहा है माल, तो भाई आप एक चीज सोच के देखो, इन सिनेरियोज में आपका बोरोर के ऊपर थोड़ा पेमेंट्स का कंट्रोल नहीं होता, उसका पेमेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। समझ रहे हो, ये बंदे अपनी मर्जी से पेमेंट करते हैं इसको, पूरा कई बार टाइमलाइन सेट नहीं होता, और आपका बोरोर एमएसएमई एक छोटा बोरोर है वो भी झुका हुआ होता है इनके साथ। तो ऐसे सिनेरियो में बेसिस ओवरऑल कंफर्ट ऑफ द केस आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो अगर उसके कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं तो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बैंकिंग एनालिसिस में आपका आ सकता है कि ईएमआई बाउंसिंग्स हो रही हैं। तो ईएमआई बाउंसिंग्स का पॉइंट, उसके रिलेटेड डीपीडीज जो आई हैं वो मैंने सिबल वाली वीडियो में जो सेल्स मैनेजर के लिए बनाई थी, मैंने उसमें आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, तो आप उस पर कृपया देखें तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बैंकिंग एनालिसिस में क्रेडिट का आ सकता है कि इंटरेस्ट सर्विसिंग में डिले हो रहा है, कि लिमिट का इंटरेस्ट डिले से सर्व कर रहा है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चीज चेक कर लें कि उसने लिमिट यूज करी भी हुई है कि नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल, एक अकाउंट की लिमिट चल रही है, क्लाइंट की लिमिट चल रही है एचडीएफसी के साथ 1 करोड़ रुपए की, ठीक है जी। उसने लिमिट यूज नहीं की, 1 रुपया भी यूज नहीं है, बल्कि लिमिट में उसका खुद का 10 लाख रुपए पड़ा है। ये कब हुआ? जुलाई के महीने में, उसने 28 जुलाई तक लिमिट यूज रखी थी, पर उसको 30 जुलाई को पेमेंट आ गई बहुत ज्यादा, और उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस हो गया, मतलब लिमिट की यूज 0 हो गया और उसका खुद का बैलेंस पड़ गया 10 लाख रुपए। पर क्योंकि 28 दिन तक लिमिट यूज की थी तो 31 जुलाई को इंटरेस्ट डेबिट हो गया, 10,000 रुपए, मतलब चलो जितना भी हो गया मान लीजिए, इंटरेस्ट डेबिट हो गया 2 लाख रुपए लगा लीजिए, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट डेबिट हो गया 31 जुलाई को। अब बाई चांस अगस्त के महीने में 20-22 अगस्त तक कोई और पेमेंट नहीं आई, 20-22 अगस्त तक कोई पेमेंट नहीं आई, तो आपके क्रेडिटर ने बोला कि यार 20 दिन डिले हो गया, 20 दिन इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ। पर उस बंदे ने ये नहीं देखा कि जब इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो 10 लाख रुपए उसका खुद का बैलेंस पड़ा था, लिमिट नहीं यूज की हुई थी, तो 2 लाख रुपए जैसे ही इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो ये 10 लाख रुपए का बैलेंस घट के 8 लाख रुपए हो गया। तो जब खुद का बैलेंस पड़ा हो तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट लग जाए इस पीरियड के दौरान का, तो उसकी वजह से आपका खुद का बैलेंस घट के कम हो जाए तो उसको इंटरेस्ट सर्व्ड माना जाता है, इंटरेस्ट सर्व हो गया ये माना जाता है उस चीज को। तो इस चीज को समझें और समझाएं भी क्रेडिट को आगे, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि आपका जो डिले इन इंटरेस्ट सर्विसिंग हुआ वो एक तो आपकी रेगुलर नेचर का है कि हर महीने डिले हो रहा है, एक होता है कि एक्सेप्शनल बेसिस पे हुआ कि मतलब कभी कभार हुआ, एक आध महीने में ही हुआ, ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको देखनी चाहिए कि अगर तो कोई एक्सेप्शनल बेसिस पे है तो आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए बंदे को कि यार देखो यार सीजनल बिजनेस है या कोई उसकी पेमेंट बाई चांस डिले हो गई थी तो इस वजह से एक आध महीने में ऐसा हो गया, पर बाकी 10 महीने में तो वो सर्व कर रहा है। और एक चीज आप इसमें और भी देख सकते हैं इनवर्ड चेक बाउंसिंग वाले पॉइंट की तरह कि इंटरेस्ट सर्व करने लायक, देखिए इंटरेस्ट की पेमेंट भी तो उसने लिमिट की बैंक को करनी होती है ना, तो इंटरेस्ट सर्व करने लायक उसके अकाउंट में किसी और अकाउंट में बैलेंस पड़ा था कि नहीं पड़ा था। मान लीजिए 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट डेबिट हो गया और वो पूरा 25 दिन सर्व नहीं हुआ, पर उसके उसी बैंक का करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा था, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस पड़ा था, तो दैट मीन उसके पास पैसे थे इंटरेस्ट जमा करवाने के, ठीक है। तो अगर तो वो सेम बैंक के पास पड़ा है फिर तो ओके, अगर दूसरे बैंक के पास बैलेंस पड़ा है तो वो थोड़ा एक्सेप्शनल कॉल हो जाती है। कई बार इंटरेस्ट सर्विसिंग का डिले इस वजह से होता है कि आपके क्लाइंट की चर्निंग उस अकाउंट में नहीं है जहां पे उसकी लिमिट है। अगर उसकी एचडीएफसी के पास लिमिट चल रही है तो एचडीएफसी की लिमिट अकाउंट में उसकी पार्टियों की पेमेंट नहीं आती, उस एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट में आती है। तो क्योंकि पेमेंटें सारी करंट अकाउंट में आ रही हैं तो वो करंट अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफर करता है लिमिट अकाउंट में इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। तो ऐसा कुछ है, अगर सेम बैंक के किसी और अकाउंट में पेमेंटें आ रही है और उसकी वजह से इंटरेस्ट सर्विसिंग डिले हुई है तो ओके है। पर अगर किसी और बैंक में चर्निंग ले रहा है और अपने इधर लिमिट अकाउंट का इंटरेस्ट भी नहीं सर्व कर रहा है टाइम पे, तो फिर ये नोट ओके पॉइंट है, इसको फिर आप मतलब सीरियसली ले इस पॉइंट को, ठीक है।
कई बार क्रेडिट की क्वेरी आती है कि आपके केस में कैश डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है, कैश विड्रॉल्स बहुत ज्यादा है। तो भाई उसको बोलिए ना कि सर आप नेचर ऑफ बिजनेस समझो, कोई रिटेल स्टोर है, कोई कस्टमर्स आते हैं, रिटेल काउंटर है, तो कैश पेमेंट करते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक कस्टमर को मिल के आया था, तो उसका डोर्स एंड विंडोज का काम था, तो रिटेल कस्टमर सारे उसके पास आके डोर्स एंड विंडोज अपने घरों में लगाते हैं, तो सारी कैश पेमेंटें करते हैं उसको, या यूपीआई से पेमेंटें करते हैं। तो भाई नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है, तो कैश पेमेंटें आएंगी। ठीक है, कोई बंदा कॉन्ट्रैक्टर है, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मान लीजिए, तो उसने लेबर कोई रखी हुई है, तो लेबर को कैश में कई बार सैलरी दे देता है, जरूरी थोड़ी है बैंक में सैलरी देगा, तो कैश विड्रॉल आएगी। तो लेबर कोई अदर पेटी पेमेंट्स अगर कैश में निकलती हैं, कुछ पैसे थोड़े बहुत देने पड़ गए, तो जाएंगी जाएंगी। तो ज्यादा अगर डाउट पड़ रहा है कि कैश डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, विड्रॉल कहाँ हो रहा है, तो लेजर मंगवा के देख लीजिए कैश का, कि कहीं प्रमोटर ने अपने पर्सनल विड्रॉल तो नहीं कर लिए। तो इन चीजों से आप अपनी बैंकिंग की क्वेरीज को जस्टिफाई कर सकते हो दोस्तों। तो अगर बैंकिंग में कोई मेरे से पॉइंट छूट गया हो तो मेरे को बता दीजिए, तो मैं उसको और बता दूंगा। और कोई सेल्स मैनेजर्स के साथ रिलेटेड आपके मन में कोई टॉपिक आ रहा है कि भाई इसको भी अंकुश जी कवर कीजिए, तो मैं उसको भी स्पेसिफिकली कवर कर दूंगा, तो आप मेरे को बता दीजिएगा। और रेस्ट मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरे साथ कि आप वन टू वन कोई टॉपिक के ऊपर मेरे साथ सेशन चाहते हैं, कुछ वन टू वन चीजों की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, मान लीजिए आप मेरे से फाइनेंशियल एनालिसिस वन टू वन समझना चाहते हैं, बैंकिंग एनालिसिस वन टू वन समझना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसे वन टू वन रिक्वेस्ट है, कुछ भी मेंटरशिप आपको मेरे से चाहिए 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वन टू वन, ठीक है, तो वो आप मेरी ईमेल आईडी पे मेरे को ईमेल कर सकते हैं, CA अंकुश जैन 1991, ये मेरा ईयर ऑफ बर्थ है, @gmail.com। आप इस पे ईमेल करके अपनी रिक्वेस्ट मेरे को बता सकते हैं, तो मैं पेड बेसिस के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करके आपको एक बता सकता हूँ कि इसके क्या चार्जेस होंगे क्या नहीं, तो उसके बेस पे आप वो सर्विस मेरे से सेपरेटली अवेल कर सकते हैं। रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस, थैंक यू वेरी मच।